माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास हमने सीखा था लिमिटेशंस ऑफ ईएम वेव थ्योरी, और उसमें हमने सीखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज जो हम दूसरा फैक्टर सीखने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसका हम ये सीखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कैसे नहीं कर पाया। तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अच्छा, थोड़ा सा एक हल्का सा बेसिक से एजम्पशन समझते हैं। जब हमने कैथोड रेज का डिस्कवरी किया था तभी हमने बोला था कि सारे एलिमेंट से या सारे एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो कोई सा भी एक मैटर है या कोई सा भी एक मेटल है वो भी एटम से मिलकर बना है, तो उन एटम के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यदि हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, हर एक एटम के लिए एक मिनिमम एनर्जी डिसाइड होती है। सपोज करो कि जैसे सोडियम है तो सोडियम के लिए एक मिनिमम एनर्जी डिसाइड है। सपोज कर लो कि 100 जूल। 100 जूल का मतलब क्या है कि जब सोडियम को हम 100 जूल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यदि 100 जूल से कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे हर एक मेटल के लिए फिक्स है। सोडियम के लिए 100, पोटेशियम के लिए हो सकता है 90 हो और कम, कुछ भी एक डेटा फिक्स होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोडियम के लिए क्या है, 100 जूल एनर्जी जब हम सप्लाई करते हैं तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और उससे कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। तो जितना मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। ठीक, क्योंकि एक मिनिमम एनर्जी है 100 जूल, तो 100 जूल एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की लाइट सप्लाई करना पड़ेगा। उस फ्रीक्वेंसी की लाइट जिसका एनर्जी क्या हो, 100 जूल हो या 100 जूल से ज़्यादा। यदि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट सप्लाई कर रहे हैं जिसका एनर्जी 100 जूल से कम है तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगी। तो हर एक मेटल के लिए ऐसे क्या होता है, मिनिमम एनर्जी फिक्स होती है जिस एनर्जी की लाइट से उसके इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। यदि उससे कम एनर्जी की लाइट डालेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन रेडिएशन विद certain minimum frequency mu naught strike the surface of a metal, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomenon is called photoelectric effect and the electrons emitted are called photoelectrons. तो जब कभी भी certain minimum frequency का रेडिएशन, अब minimum frequency का यहाँ पर मतलब यह है कि उस frequency से क्या हो जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर रेडिएशन का एनर्जी उस वैल्यू के इक्वल हो जाना चाहिए जिससे कि मेटल के इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। ठीक, और उस पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो स्टेटमेंट क्या है कि जब किसी भी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम किसी भी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब डायग्राम से भी देख सकते हैं, जो अपने पास एक मेटल का सरफेस है उस पे एक इंसिडेंट लाइट हुआ, इंसिडेंट रेडिएशन है जिसका एनर्जी क्या होगा, उस एनर्जी के इक्वल होगा जितना कि एटम का क्या है, वर्क फंक्शन है या एलिमेंट का वर्क फंक्शन है। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। अब जरा समझो काइनेटिक एनर्जी कैसे है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। सपोज करो सोडियम का ही अपने पास मेटल था और सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 100 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है। सोडियम का वर्क फंक्शन क्या, 100 जूल। तो यदि मैं 100 जूल का एनर्जी इंसिडेंट करूंगा तो केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बिकॉज उसको अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए 100 जूल एनर्जी यूज हो जाएगी। लेकिन मैं सपोज करूं कि 150 जूल का 150 जूल रेडिएशन की एनर्जी इंसिडेंट करूं तो 100 जूल कहाँ जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बाकी 50 जूल क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर देगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। बिकॉज एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यही एग्जाम्पल किया है। सपोज करो कि एक मेटल का सरफेस है
और जिस पे इंसिडेंट लाइट क्या है 150 जूल का फॉर एग्जांपल, और मेटल का वर्क फंक्शन क्या 100 जूल का है, तो 100 जूल का यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इमिट करने में, बाकी 50 जूल कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। लेकिन यदि हम केवल उतना एनर्जी सप्लाई करें जितना मेटल का वर्क फंक्शन है, मींस इसी केस में हम केवल 100 जूल एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती। इलेक्ट्रॉन इमिट होके आ जाता है मेटल के सरफेस पर, लेकिन उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट नहीं करता। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले गए, जो कि देखते हैं क्या थे। पहला, the electrons are ejected only if the radiation striking the surface of the metal has at least minimum frequency mu naught। तो इलेक्ट्रॉन तभी इमिट हो रहे हैं जब वो रेडिएशन मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा, उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट था। उससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। If the frequency is less than mu naught, no electrons are ejected। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन था उसकी यदि फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम थी तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे थे। This value mu naught is called threshold frequency। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्ड एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है h म्यू नॉट। सपोज करो म्यू फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी को h म्यू, h क्या प्लांक कांस्टेंट है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन h म्यू नॉट, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी क्या थी म्यू नॉट थी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी h म्यू नॉट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्ड जो एनर्जी आएगा, एनर्जी कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर लेंगे h में, प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो जो वैल्यू आएगी एनर्जी की उसे बोलते हैं हम वर्क फंक्शन और रिप्रेजेंट करते हैं w नॉट से। अब कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, जूल में नहीं था, जूल कन्वर्ट कर सकता है। तो सीजियम का वर्क फंक्शन क्या है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है, सीजियम से इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होगा जब उस पर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा उसका एनर्जी क्या हो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या उससे ज्यादा हो। उससे कम एनर्जी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगी। सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इंसिडेंट होगा तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ऐसे देखो पोटेशियम का वर्क फंक्शन क्या 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होगा जब पोटेशियम पर इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी क्या हो मिनिमम 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। उससे कम होगा नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा होगा निकलेगा। तो जितना एनर्जी ज्यादा होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा सोडियम का होता है 2.30, लिथियम का 2.42 और मैग्नीशियम का 3.7। तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होगा जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्या हो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उससे ज्यादा। सपोज करो हमने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन इंसिडेंट के मैग्नीशियम पर, तो 3.7 वोल्ट यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने में। देन जो बाकी 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, दूसरा देखते हैं द वेलोसिटी एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी। तो जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो इमिट हो रहे हैं या उसकी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही थी कि हम किस फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर डाल रहे हैं, ना कि इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि किस इंटेंसिटी की लाइट हम उस पर डाल रहे हैं। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहे थे हम तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही थी। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड, the number of photo electrons ejected is proportional to the intensity of incident radiation। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे वो बढ़ जाते हैं। तो
ध्यान रखेंगे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सपोज करो ये मेटल का सरफेस है, इस पर लाइट पड़ रही है और उसकी इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे मेटल के सरफेस से वो बढ़ जाएंगे। सपोज करो अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हो गए। तो ये थे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको आप नोट लीजिए। अभी तक हमने सीखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन। अब हम सीखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन का मतलब है, इससे पहले जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिखे थे, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, सिंस रेडिएशंस आर कंटिन्यूअस, तो हमने पहले ही सीखा था कि जो भी किसी भी सोर्स से रेडिएशन इमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो रेडिएशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। Therefore, it should be possible to accumulate energy on the surface of the metal irrespective of its frequency, and thus radiation of all frequency should be able to eject electron. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जिससे कि किसी भी मेटल के सरफेस पर एनर्जी के कम्युलेशन हो सकता है। सपोज करो ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन क्या है, 100 जूल है, और जो इंसिडेंट एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, 50 जूल है। तो हमें पता है कि 50 जूल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, बिकॉज इसका वर्क फंक्शन क्या है, 100 जूल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लगा तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी के एक्यूमुलेशन हो सकता है। जैसे अभी 50 जूल आई और 50 जूल आई तो एनर्जी एक्यूमुलेट होकर क्या हो सकती है, 100 जूल हो सकती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाने चाहिए। तो अब बेटा आप कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट ले लो, सपोज करो मैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम ले ली जिससे इंसिडेंट एनर्जी हुई है 20 जूल, तो 20 जूल से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बिकॉज इसका वर्क फंक्शन क्या 100 जूल है। लेकिन 20 जूल एक्यूमुलेट होकर जब 100 जूल हो जाएगा तो उससे भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट हुए जब फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, उससे कम फ्रीक्वेंसी से लाइट इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अप्लाई करते तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट लेते आप, सपोज करो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आप 50 हर्ट्ज से भी लो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी लेते तब भी यहाँ से क्या हो जाती है, चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए। कैसे, बिकॉज जो एनर्जी आती है कंटिन्यूअस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, और एनर्जी एक्यूमुलेट होकर एक टाइम के बाद वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट हो रहे थे जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट हो रहा था, उससे कम फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट हो रहा था, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। आगे भी पॉइंट, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमने क्या सीखा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। यदि हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो इसका मतलब क्या बढ़ाया, हमने इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी बढ़ाया। सपोज करो इसका अभी वर्क फंक्शन क्या 100 जूल है, और इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका एनर्जी 150 जूल है। तो जब 150 जूल आएगा तो 100 जूल किस में चला जाएगा, वर्क फंक्शन में, और 50 जूल क्या जाएगा, इसको काइनेटिक एनर्जी देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, हमने लाइट की एनर्जी बढ़ा दी। तो जब इंसिडेंट एनर्जी 150 जूल थी, अब इंसिडेंट एनर्जी सपोज करो क्या हो गया, 170 जूल हो गया। जब इंसिडेंट एनर्जी 170 जूल होगा तो 100 जूल अभी भी इसका ओवर फंक्शन रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 70 जूल हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हुआ।
जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हुआ क्या, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ती, जबकि उसके बढ़ के जाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो लिमिटेशन क्या हुआ, पहला लिमिटेशन ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सारे के सारे फ्रीक्वेंसी से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए था, चाहे वो लो एनर्जी चाहे वो लो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी हो चाहे हाई एनर्जी का फ्रीक्वेंसी हो। लो एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, लाइट आती है, यहाँ पर रेडिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है, एनर्जी एक्यूमुलेट होती रहती है और सारे एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए। सेकेंड वाला देखिए हम, यदि हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका एनर्जी बढ़ेगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना चाहिए, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है, लाइट पे का वेव नेचर के अलावा कोई एक और नेचर होता है जिसे बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम अगली क्लास में सीखेंगे और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन हुआ इसके बारे में भी अगली क्लास में सीखेंगे।